हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी उसके अंदर मैंने पार्ट 4 डिस्कस किया था सीआरपीसी का, जिसके अंदर मैंने आपके साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का टॉपिक डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ मेरे सीआरपीसी की प्लेलिस्ट की, और मेरे अदर जो प्लेलिस्ट है, जो जैसे लेबर लॉ की प्लेलिस्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट की, पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, ये सारी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो वो मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करें। वहां पे टॉप पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, और वहां से आप लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, जो कि एलएलबी, नेट और ईपीएफओ के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। 60 प्लस वीडियोस मैंने फुल एक्ट्स कवरेज के साथ दे रखी है, केस लॉ जजमेंट्स भी डिस्कस किए मैंने, तो आपको एक कंप्रिहेंसिव और एक कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, आज हम पावर ऑफ कोर्ट्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेक्शन 26 से लेकर 35 तक डिस्कस करेंगे, और हम जानेंगे कि अलग अलग कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट हो गई, सेशन कोर्ट हो गई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो गई, एमएम की कोर्ट हो गई, तो उस कोर्ट में किस जज के पास कितनी पावर है। आप ध्यान रखना कि हिरार्की ऑफ कोर्ट्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, कौन सीनियर कोर्ट होता है, कौन सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है। इस पे पार्ट नंबर 2 पे मेरी सीआरपीसी इन हिंदी की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके मेरा ये कंटेंट देख सकते हैं। तो आज बिना देरी के काम शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन 26 कहता है, कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। देखिए, जो भी इंडियन पिनल कोड में, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इंडियन पिनल कोड के अंदर आपके ऑफेंसेस की लिस्ट मेंशन है कि किडनैपिंग क्या होता है, मर्डर क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है, रॉबरी क्या होती है, डिकॉइटी क्या होती है, फोर्जरी क्या होती है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, मिसचीफ क्या होता है। ये सारे ऑफेंसेस की जो डेफिनेशन है और उसके रिलेटेड जो पनिशमेंट है, वो सारी चीजें डिफाइंड है आपकी आईपीसी में, बिकॉज दैट इज अ सब्सटैंटिव लॉ। बट सीआरपीसी इज योर प्रोसीजर लॉ दैट डिफाइंस की अगर कोई बंदा वो आईपीसी के अंदर फोरगोइंग प्रोविजंस के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो उसका ट्रायल कैसे होगा, कैसे उसको हम सजा दिलवाएंगे, कौन सा मजिस्ट्रेट इंपावर्ड होगा, कैसे कॉग्निजेंस ली जाएगी। तो दीज प्रोसीजर्स शैल बी डेल्ट अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो वही सेक्शन 26 कहना चाह रहा है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई व्यक्ति आईपीसी के अंदर क्राइम कमिट करता है, तो उसके लिए कौन कौन सी कोर्ट उसे ट्राई कर सकती है। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको हम सेशन कोर्ट भी बोलते हैं, any other court mentioned in first schedule। फर्स्ट शेड्यूल में मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैंने सीआरपीसी के, कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपका ये मेंशन है कि कौन कौन सा ऑफेंसेस, कौन कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन कौन सा ऑफेंसेस ट्रायबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। तो उसके अंदर ये भी मेंशन है कि कौन सा जज उसको टेकअप करेगा, मतलब किसके पास किसकी जुरिस्डिक्शन होती है, पहली जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसको हम कहते हैं, वो किस जज के पास है, किस मजिस्ट्रेट के पास है उस मैटर को टेकअप करने की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फर्ज करिए आपने मर्डर कमिट किया है, तो आप पे अगर मर्डर का एलिगेशन लगा हुआ है, तो आपका जो मैटर होगा वो सेशन कोर्ट में जाएगा, ना कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। मगर आप एक कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं जैसे थेफ्ट करते हैं, तो वहां पे आपका सेशन कोर्ट में नहीं जाएगा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सेशन कोर्ट में नहीं बनती, वहां पे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। अगर दूसरे स्टेट में तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिल्ली में है, तो मेट्रोपॉलिटन के केस में आपका मैटर जाएगा। तो ये फर्क हो जाता है। अगला, इसमें एक एक्सेप्शन मेंशन है कि अगर कोई ऑफेंस सेक्शन 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376AB, अब ये जो मैं AB वाले करा रहा हूं, ये 2018 की अमेंडमेंट है, क्या है अभी बताता हूं। 376DA, 376DB, अगर कोई ऑफेंस ये वाला कमिट हुआ है, तो यहां पे जो ट्रायल होगा, वो ट्रायल कोशिश करी जाएगी कि वुमेन मजिस्ट्रेट कंडक्ट करे, वुमेन जज उसको कंडक्ट करे। मतलब यहां पे कहने की, अब ये है क्या पहले उसको समझ लेते हैं। ये आपके रेप के प्रोविजंस हैं, ये सारे आपके रेप के प्रोविजंस है, डिफरेंट डिफरेंट। ये आपका एक इसमें कस्टोडियल रेप मेंशन है, गैंग रेप मेंशन है, गैंग रेप अंडर द एज ऑफ 12 है, गैंग रेप अंडर द एज ऑफ 16 है। इस तरीके से अलग अलग सेपरेट कैटेगरी। तो पूरा जो आपका ऑफेंसेस की लिस्ट मैंने बताई, जो सेक्शन मेंशन की आईपीसी के, ये सारे सेक्शन आपके रेप से रिलेटेड हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल, तो वो जो कोर्ट होगी जहां पे इनका ट्रायल चलेगा, वो मजिस्ट्रेट, मतलब वो वुमेन कोर्ट होनी चाहिए,
दैट इज महिला कोर्ट होनी चाहिए। तो और आज के टाइम में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं आपको बताऊं तो जितने डोमेस्टिक वायलेंस के आपके केस होते हैं या फिर जितने वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं वो सारे के सारे आपके महिला कोर्ट में ही जाते हैं, स्पेसिफिकली कोर्ट बने हुए हैं उनके लिए, उनके मैटर वहीं पे शिफ्ट होते हैं। अगली बात, ये तो हो गई आपकी आईपीसी। अब फर्ज करिए कि दूसरे जो पीनल प्रोविजन वाले लॉ हैं, जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, जैसे एक्सप्लोजिव एक्ट है, जैसे आर्म्स एक्ट है, तो उसके अंदर भी ट्रायल, उसका भी ट्रायल सीआरपीसी के अंदर ही होता है। तो वहां पे अगर मेंशन है कि कौन सी कोर्ट में ट्रायल होगा तो उस कोर्ट में हो जाएगा। अगर मेंशन नहीं है कि कौन सी कोर्ट में होगा तो हाई कोर्ट में कर सकते हैं आप उसका ट्रायल, या फिर कोई भी कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, कोई भी कोर्ट जो आपकी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है वहां पे उसका ट्रायल हो सकता है। ये हुई आपकी सेक्शन 26 की बात। अब चलते हैं सेक्शन 27 पे। सेक्शन 26(7) सिर्फ जुवेनाइल्स के रिगार्डिंग बात करता है, और यहाँ पे जुवेनाइल आप 18 मत समझ लेना, यहाँ पे स्पेसिफिकली अंडर द एज ऑफ 16 मेंशन है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस है जो किसी जुवेनाइल ने कमिट किया है और वो इस स्पेसिफिकली एज यहाँ पे 16 के अंदर मेंशन है, तो जुवेनाइल कमिट करता है जिसमें सजा डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट डेथ और एलआई, मतलब ऐसा कोई क्राइम उसने ऑफेंस उसने कमिट किया है जिसमें डेथ और एलआई सजा नहीं है, तो अगर उस केस में जुवेनाइल 16 साल से कम का बच्चा अगर कुछ करता है तो उसका जो मैटर है वो मैटर सीजेएम ट्राई कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर उसका मैटर कोई भी कोर्ट जो चिल्ड्रन एक्ट में इंपावर्ड है, जो चिल्ड्रन एक्ट 1960 में इंपावर्ड है, वो कोर्ट उसका मैटर ट्राई कर सकती है। पर्पस क्या होगा? ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर। पर्पस क्या बोला मैंने? ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स। अगले सेक्शन पे चलते हैं। अब सेक्शन 28, 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसको मैं साथ में कराता हूं आपको, क्योंकि यहां पे मेंशन है कि कौन कौन सा मजिस्ट्रेट क्या क्या पनिशमेंट दे सकता है। सेक्शन 28, सेक्शन 29 देखिए, हाई कोर्ट और सेशन जज, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन जजेस क्या क्या पनिशमेंट दे सकते हैं वो देखते हैं। हाई कोर्ट तो एनी सेंटेंस, हाई कोर्ट डेथ तक भी दे सकता है, एलआई कुछ भी दे सकता है। हाई कोर्ट किसी भी किस्म का, चाहे वो डेथ हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, और ये तो सबसे बड़े हो गए, और इसके बाद तो कोई सी भी सजा में, कोई से भी ऑफेंस में सजा हाई कोर्ट दे सकता है। तो हाई कोर्ट तो एनी सेंटेंस। बात आती है सेशन कोर्ट के जो सेशन जज है वो क्या दे सकते हैं? वो भी एनी सेंटेंस दे सकते हैं, मतलब एलआई तो इजीली दे सकते हैं, 10 साल की सजा, 10 साल से नीचे तो इजीली दे सकते हैं, मगर अगर उन्हें डेथ पनिशमेंट देनी है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उन्हें डेथ पनिशमेंट देनी है तो उस केस के अंदर उनको वो चीज कंफर्म करानी पड़ेगी हाई कोर्ट के द्वारा, उनको वो चीज कंफर्म करानी पड़ेगी हाई कोर्ट के द्वारा अगर वो डेथ पनिशमेंट देना चाहते हैं तो। क्योंकि यहां पे सेशन कोर्ट को पावर तो दे दी हमने कि आप कोई बात नहीं, आप दे दीजिए डेथ पनिशमेंट, मगर अगर इफ यू आर गिविंग द डेथ पनिशमेंट तो आपको हाई कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं इस मैटर के रिगार्डिंग आपकी सीआरपीसी में सेक्शन 366 से लेकर सेक्शन 371 तक, क्या बोला मैंने? सेक्शन 366 से लेकर 371 तक एक प्रॉपर प्रोसीजर है जहां पे डेथ सेंटेंसेस को सबमिट किया जाता है हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए। कौन करता है सबमिट? कोर्ट ऑफ सेशन करती है। किसके पास करती है सबमिट? हाई कोर्ट के पास करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो डेथ सेंटेंस दे चुकी है। हाई कोर्ट फर्दर इंक्वायरी करना चाहे तो फर्दर इंक्वायरी कर सकता है, अगर कोई एविडेंस लेना चाहे एविडेंस ले सकता है। और सेक्शन 368 के अंदर, ध्यान रखना किसके अंदर? सेक्शन 368, मतलब अगर आप सेशन जज की यहां पे पावर पढ़ रहे हैं तो यहां पे आप एक बार सेक्शन 368 जरूर पढ़ लेना। सेक्शन 368 के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि कोई भी केस अगर 366 के अंदर उसके पास आया है तो हाई कोर्ट या तो उस सेंटेंस को डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर सकता है, या उस कन्विक्शन को एनल कर सकता है, या फिर उस एक्यूज्ड को एक्विट भी कर सकता है। ये हाई कोर्ट के पास पावर है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज कि हाई कोर्ट जब भी उस सेंटेंस को कंफर्म करेगा
तो द कंफर्मेशन ऑफ न्यू सेंटेंस मस्ट बी साइंड बाय 2 जजेस। क्या बोला मैंने? द कंफर्मेशन ऑफ न्यू सेंटेंस मस्ट बी साइंड बाय द 2 जजेस। जो सेशन जज से हाईकोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए मैटर आया था ना, तो अगर कोई भी नया सेंटेंस हाईकोर्ट देती है उसमें, तो उसको 2 जजेस से साइन कराना जरूरी है। तो ये वाला जो रूल मैंने आपको बताया, ये सेशन जज का, ये आपका अप्लाई होता है डेथ के स्पेसिफिक, क्योंकि लाइफ इंप्रिजनमेंट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। जब डेथ आपको सेंटेंस देना होता है तब असली प्रॉब्लम आती है। अब सवाल आता है कि एडिशनल सेशन जज का क्या? ये तो हो गया सेशन जज का, हमें समझ में आ गया। सेशन जज वाला टॉपिक तो हमें समझ में आ गया। अब सवाल आता है व्हाट अबाउट एडिशनल सेशन जज? सेशन जज का तो हम समझ गए। तो देखिए, एडिशनल सेशन जज भी सेशन जज जितनी ही पावर एंजॉय करता है। क्या बोला मैंने? एडिशनल सेशन जज भी सेशन जज जितनी ही पावर एंजॉय करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट असिस्टेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशनल। अब आते हैं हम असिस्टेंट सेशन जज पे। असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज आपका मैक्सिमम 10 इयर्स तक की पनिशमेंट दे सकता है। कितनी दे सकता है? मैक्सिमम 10। यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट असिस्टेंट, यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशनल। एडिशनल सेम पावर होती है किसके जैसी? सेशन जज जैसी, मगर असिस्टेंट की नहीं होती। असिस्टेंट सबऑर्डिनेट है। तो असिस्टेंट जज आपके 2 पनिशमेंट नहीं दे सकता। कौन कौन सी? डेथ की पनिशमेंट नहीं दे सकता और लाइफ इंप्रिजनमेंट की नहीं दे सकता, और कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं दे सकता जो 10 साल से ज्यादा हो। मतलब अगर मैं असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट होल्ड करके बैठा हूं, तो मैं मैक्सिमम जो पनिशमेंट दे सकता हूं वो 10 साल तक की ही दे सकता हूं। वेराज अगर मैं एडिशनल सेशन जज की पोस्ट होल्ड करके बैठा हूं, तो मैं सेशन जज जितनी ही पनिशमेंट दे सकता हूं, जो सेशन जज का भी मैंने आपको समझाया। अब आते हैं हम सेक्शन 29 पे। सेक्शन 29 कहता है कि भाई मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है पनिशमेंट। तो ये हम मेट्रोपॉलिटन और नॉन मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया और नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया, नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया, क्योंकि नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का कोई चक्कर नहीं है, सीधा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। सिमिलरली यहां पे मजिस्ट्रेट हो गए और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए। ठीक है, इस तरीके से कैटेगरी बनी है। तो देखिए, आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन, इनकी तो सेम पावर होती है। ये आपकी मैक्सिमम 7 इयर्स तक की पनिशमेंट दे सकते हैं। कितनी दे सकते हैं? मैक्सिमम 7 इयर्स तक की, दोनों जगह, सीजेएम और सीएमएम दोनों। तो कोई भी ऑफेंस ये ट्राई कर रहे हैं, तो इनका जो जुरिस्डिक्शन है पनिशमेंट देने का, जो एरिया इनकी लिमिटेशन है, वो मैक्सिमम 7 इयर्स तक की है। दूसरा, अगर कोई मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, मतलब एमएम या फिर जेएम 1, तो ये आपके मैक्सिमम 3 इयर्स और फाइन मैक्सिमम 10,000। फाइन कितना? 10K, 10,000। मैक्सिमम 3 इयर्स, जेएम 1 मैक्सिमम 3 इयर्स और फाइन कितना? 10,000। मगर जेएम 2 कितनी दे सकता है? तो याद रखना, मैक्सिमम 1 ईयर और फाइन 5,000 रुपए, फाइन 5,000 रुपए, 5K। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल तक की सजा दे सकता है और 10,000 रुपए तक का फाइन लगा सकता है, और दोनों भी लगा सकता है। एमएम अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो सेम कर सकता है, क्योंकि वो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है। वेराज अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, तो वो सिर्फ 1 साल की सजा दे सकता है और 5,000 तक का फाइन लगा सकता है। मगर अगर वो चीफ मेट्रोपॉलिटन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो वो 7 साल तक की सजा दे सकता है। अगर वो असिस्टेंट सेशन जज है, तो वो 10 साल तक की सजा दे सकता है। अगर वो एडिशनल सेशन जज या फिर सेशन जज है, तो वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। मगर शर्त क्या है कि डेथ पनिशमेंट जब दी जाएगी, तो उसको कंफर्मेशन के लिए हम कहां भेजेंगे? हाई कोर्ट भेजेंगे। कौन से सेक्शन में भेजेंगे? 366 में भेजेंगे। ध्यान रखना ये चीज। अब चलते हैं हम सेक्शन 30 की तरफ। सेक्शन 30 देखिए, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ये वाली बात अगर जिन लोगों ने आईपीसी पढ़ी होगी, उन लोगों ने आईपीसी के अंदर भी ये प्रोविजन पढ़ा होगा। सेक्शन 64, अगर जिन लोगों ने आईपीसी का नहीं पढ़ा, तो एक बार सेक्शन 64 जरूर पढ़ लें। सेक्शन 64 आप आईपीसी का जरूर पढ़ लें, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ऐसी भाषा लिखी हुई है वहां पे भी, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब ये होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। देखिए,
कई बार क्या होता है कि आप पे फाइन इंपोज किया गया और आप फाइन का पैसा नहीं दे रहे, तो वो जो फाइन का पैसा आप नहीं दे पाए हो उसके बदले में भी आपको सजा काटनी पड़ेगी। मतलब कि एक तो आपको सजा अलग से मिली हुई है और दूसरा आपको फाइन आप पे लगा था और आप फाइन की अमाउंट देने में अनेबल रहे, यू हैव फेल्ड टू पे द फाइन अमाउंट, तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ फाइन आपने नहीं पे किया आपको उसकी भी पनिशमेंट मिलेगी। यहां पे सेक्शन 30 उस चीज के ऊपर बात करता है। अब ये क्या है वो समझिए। फाइन की जो पनिशमेंट मिलेगी वो मैजिस्ट्रेट की जितनी पावर है उसी के एक्सटेंट में मिलेगी। पहली बात, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए मैजिस्ट्रेट 1 साल तक की सजा दे सकता है तो फाइन 2 साल तक का, फाइन का पनिशमेंट 2 साल का कर देगा, नहीं, क्योंकि अगर मैजिस्ट्रेट की पावर ही 1 साल तक की सजा देने की तो वो 2 साल का फाइन का कर ही नहीं सकता। तो मैजिस्ट्रेट की जितनी पावर है उसी के एक्सटेंट में। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम वाला पॉइंट आपका सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी में भी लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी में, कि अगर मान लीजिए कोई बंदा पैसा नहीं दे पा रहा फाइन का, तो उस केस में उस पे 1/4 ही पनिशमेंट आप लगा सकते हैं। कितनी लगा सकते हैं? 1/4 पनिशमेंट ही आपको दे सकते हैं। किस चीज की 1/4 पनिशमेंट? तो जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट उस ऑफेंस की है जिसके अंदर उसको कन्विक्ट किया गया है, उसका 1/4 ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप उसको नहीं कर सकते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर आपने फाइन का पैसा नहीं दिया तो उस केस में आप उसको फाइन के बदले जो इंप्रिजनमेंट देंगे, जो सजा देंगे, जो जेल जाना पड़ेगा, वो 1/4 होगा। अब वो 1/4 किसका होगा उसको समझना पड़ेगा कि भाई वो 1/4 होगा उस इंप्रिजनमेंट का जो मैजिस्ट्रेट उसको दे सकता है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के रिगार्डिंग। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये जो 1/4 दिया गया है, क्या ये 1/4 एडिशन में है कि ये जो पुरानी वाली सजा है उसी के अंदर मिक्स हो जाएगा? नहीं, ये एडिशन में चलेगा। लेट्स सपोज आपको 3 साल की सजा हो रखी है और आपने फाइन का पैसा नहीं दिया, तो 3 साल की सजा तो काटोगे ही काटोगे, प्लस अगर फाइन का पैसा नहीं दिया तो 1/4 ऑफ 3 इयर्स। अगर मान लो उस ऑफेंस में 3 इयर्स ही मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो 1/4 ऑफ 3 इयर्स आपको उसमें काटना पड़ेगा क्योंकि आपने फाइन का पैसा नहीं दिया है। ये चीज ध्यान रखना। अब आते हैं सेक्शन 31 पे। सेक्शन 31 देखिए, सेक्शन 31 कहता है कि सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कई सारे ऑफेंसेस हुए हैं, एट वन ट्रायल, एक ही ट्रायल में कितने सेंटेंस दिए जा सकते हैं, जरा उसके बारे में देखते हैं। देखिए, ऐसी बातें यहां पे मैं आपको कुछ नहीं, मतलब एक ऐसी चीज बताऊंगा जो सेक्शन 71 से रिलेटेड है आईपीसी की। अगर आपने आईपीसी का सेक्शन 71 नहीं पढ़ा तो एक बार आईपीसी का सेक्शन 71 देख लीजिए। हालांकि वही बात मैं यहां पे बताने वाला हूं आपको। जब एक इंसान को एक ट्रायल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंस के लिए ट्राई किया जाता है, एक ट्रायल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए ट्रायल किया जाता है, तो उस केस के अंदर कोर्ट जो पनिशमेंट देता है वो वन आफ्टर द अनदर होती है। पहली बात, कोर्ट जो पनिशमेंट देता है वो वन आफ्टर द अनदर होती है। वन आफ्टर द अनदर मतलब कि लेट सपोज आपने एक्स ऑफेंस कमिट किया और आपने वाई ऑफेंस कमिट किया, तो एक्स ऑफेंस की पनिशमेंट आपको मिली, वाई ऑफेंस की पनिशमेंट आपको मिली, तो कोर्ट ने बोला कि पहले ये वाली पनिशमेंट के लिए जेल में रहेगा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगी तो ये वाली पनिशमेंट के लिए जेल में रहेगा। तो इसको कहते हैं वन आफ्टर द अनदर। ये तो हुआ केस नंबर 1। दूसरा, कि कोर्ट अगर चाहे तो पनिशमेंट को कंकरेंटली भी रन कर सकता है। कंकरेंटली मतलब साथ के साथ। एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज पनिशमेंट 1 आपको 2 साल की मिली हुई है और पनिशमेंट 2 3 साल की मिली हुई है, तो दोनों पनिशमेंट कोर्ट कहेगा कि मान लीजिए आपको 2020 में पनिशमेंट मिली, तो दोनों पनिशमेंट यहीं से शुरू हो गई, तो ये वाली पनिशमेंट कहां खत्म हो गई? 2022 में, क्योंकि 2 साल की थी। अब ये वाली पनिशमेंट में आएंगे, ये वाली पनिशमेंट के भी 2 साल खत्म हो चुके हैं क्योंकि दोनों 2020 में शुरू हुई थी, अब लेकिन इसका 1 साल और बचा है, तो ये वाली पनिशमेंट 2023 में खत्म हो जाएगी, तो ये बंदा 2023 में छूट जाएगा। वेयर एज अगर वन आफ्टर द अनदर होता तो ये कैसे होता? 2020 में जाता, 2 साल पहले इस वाले के लिए P1 के लिए जेल में रहता, फिर 3 साल P2 के लिए जेल में रहता, तो ये बंदा 2025 में छूटता।
तो मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वन आफ्टर द अनदर भी पनिशमेंट दे सकता है कि पहले एक पूरी करो फिर दूसरी पूरी करना, और कंकरेंटली मतलब साथ के साथ कि दोनों, मान लीजिए दो ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट मिली तो दोनों साथ के साथ भी शुरू हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि वन आफ्टर द अनदर ही हो। अब अगली बात, सेक्शन 71 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आईपीसी का जो मैं यहाँ पे 30 में मेंशन करा रहा हूं। लेट सपोज किसी को मारने की, हर्ट करने की 1 साल की सजा है, ठीक है, मैंने उसको एक छड़ी मारी, एक स्टिक से मैंने उसको बीट किया, तो मैंने पनिशमेंट कमिट कर दी, उसको इंजरी हुई और लाइट इंजरी हुआ, हर्ट हो गया, सेक्शन 319 के अंदर आ गया वो आईपीसी के, तो उसको 1 साल की सजा हुई। अब मैंने उसको 50 छड़ी मारी, तो क्या मुझे 50 साल की सजा होगी? कि भाई मैंने उस 50 बार हर्ट किया तो क्या मेरे को 1/50 सजा होगी? नहीं। अगर मैं उससे 50 छड़ी भी मारूंगा और हर्ट ही करता हूं तो मुझे सिर्फ एक ऑफेंस के लिए, क्योंकि वो पूरे 50 छड़ियों को एक कंसीडर किया जाएगा ना कि 2। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेट सपोज मैंने किसी की बहुत गंदी पिटाई करी, उसको ग्रीवियस हर्ट कर दिया, उसका हाथ पांव तोड़ दिया, ये एक आंख निकाल दी मान लीजिए पिटाई करके, ठीक है। तो जब मैंने उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, उस टाइम पे बस उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ था, मेरा ट्रायल चल रहा था ग्रीवियस हर्ट के लिए, मगर मेरे ग्रीवियस हर्ट से 1 महीने बाद उसकी मौत हो गई, तो अब मेरे पे कल्पेबल होमिसाइड का ट्रायल भी चलेगा, ध्यान रखना। पहले नहीं चल रहा था लेकिन अब चलेगा, क्योंकि लेटर ऑन उसकी मौत होगी, वो मेरे किए हुए एक्ट से हुई थी। तो ये चीज आप ट्रायल के अंदर हमेशा ध्यान रखना। हालांकि मैं आगे इस बारे में बताऊंगा आपको जब मैं चार्ज वगैरह पे डिस्कशन करूंगा। तो आपका सेक्शन 31 का ये था फर्स्ट पोर्शन। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट। देखिए, लेट सपोज आपको मजिस्ट्रेट को एग्रीगेट ऑफ पनिशमेंट देना है, एग्रीगेट ऑफ पनिशमेंट देना है, और मान लीजिए 2 साल, और एक में मजिस्ट्रेट को देनी है 3 साल की पनिशमेंट। तो अब आप कहोगे कि सर मान लो लेट सपोज कि एमएम के पास मैटर है जो कि 3 साल तक की सजा दे सकता है, तो सर क्या एमएम अब ये वाली सजा दे सकता है? द आंसर इज यस, एमएम ये सजा दे सकता है, क्योंकि लॉ क्लियरली कहता है कि अगर कंसेक्यूटिव सेंटेंस आप दे रहे हो तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट, कि उस केस के अंदर अगर कोर्ट मान लीजिए 3 साल तक की सजा देने के लिए कोर्ट एलिजिबल है, तो किसी बंदे को कंसेक्यूटिव सेंटेंस मैंने दिए हैं 2 साल की और 3 साल की, तो मजिस्ट्रेट की 3 साल तक की आपके पास जुरिसडिक्शन है, 3 साल तक की सजा दे सकता है मजिस्ट्रेट। तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट ये एग्रीगेट ऑफ पनिशमेंट की भी सजा दे सकता है। ये वाला पॉइंट हुआ 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हम किसी को कंसेक्यूटिव सेंटेंस दे रहे हैं, मतलब जोड़ जोड़ के अलग अलग ऑफेंसेस किए छोटे छोटे और जोड़ जोड़ के हम उसे सजा दे रहे हैं, तो मैक्सिमम सेंटेंस जो हम उसे दे सकते हैं इस तरीके के कंसेक्यूटिव जोड़ जोड़ के, वो हम मैक्सिमम उसे 14 ईयर दे सकते हैं। कितने दे सकते हैं? मैक्सिमम 14 ईयर दे सकते हैं, ध्यान रखना, मैक्सिमम 14 ईयर दे सकते हैं जोड़ जोड़ के कंसेक्यूटिव। ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आ सकता है। दूसरी चीज कि जो एग्रीगेट पनिशमेंट है वो कभी भी ट्वाइस से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ट्वाइस से एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो कि किसी सिंगल ऑफेंस के लिए उसे मिलेगा। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए एक 2 साल की सजा है, एक में 2 साल की सजा है, और एक में उसको 3 साल की सजा हो रखी है, ठीक है। तो कोर्ट ऐसा नहीं करेगा कि 2 साल की सजा, 2 साल की सजा फिर प्लस 3 साल की सजा। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ये देखेगा कि उसके अंदर जो सिंगल ऑफेंस मेंशन है, सिंगल ऑफेंस का मैक्सिमम डबल सजा दी जा सकती है। मतलब 3 साल है तो 3 का इंटू 2 मैक्सिमम 6 इयर्स की सजा दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि मान लीजिए एक ऑफेंस उसने किया, उसमें उसको 7 साल की सजा है, तो 7 साल का मैक्सिमम 14 साल तक सजा दे सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया कंसेक्यूटिव आप 14 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते, इकट्ठा कर करके आप 14 साल से सजा नहीं दे सकते। लेकिन मान लीजिए कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं, छोटे छोटे ऑफेंस किए, 1-1 साल 2-2 साल का ऑफेंस किया, तो उसके अंदर जो सिंगल ऑफेंस होगा, उस सिंगल ऑफेंस के लिए उसको जितनी सजा मिल सकती है, उसमें कोई जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा सिंगल ऑफेंस होगा उसका डबल, सिर्फ उतनी ही उसको जोड़ जोड़ के सजा मिल सकती है, उसके अलावा उसको सजा नहीं दी जा सकती। अब सवाल आता है कि मान लीजिए उसको सजा मिली है 2 साल की, 3 साल की, 2 साल की, तो जब ये बंदा अपील करेगा, जब ये कोर्ट में अपील करेगा, तो क्या ये 3 अपील डिफरेंट करेगा? नहीं, ये एक ही अपील में काम चल जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग सजा को हम डिफरेंट सेंटेंस नहीं मानेंगे,
हम इसे सिंगल सेंटेंस ही मानेंगे। क्या बोला मैंने? हम इसे सिंगल सेंटेंस ही मानेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये आपका सेक्शन 31 कंप्लीट हो गया। अब जरा हम छोटे छोटे एरिया अभी खत्म कर देते हैं। सेक्शन 32, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, कि किस तरीके से पावर आपको ग्रांट करी जाएगी। हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए एक ऑर्डर पास करेगा। कोई भी ऑफिसर, चाहे वो जज हो, मजिस्ट्रेट हो, सेशन जज हो, उसको अपॉइंट करना है तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करने के साथ स्पेशली उसके नाम से ऑर्डर पास करेगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उनको कल से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पद संभालना है। कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उनको कल से जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पद संभालना है। कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उनको कल से सेशन जज का पद संभालना है। तो जिस दिन वो ऑर्डर उनको कम्युनिकेट हो जाएगा तो उस दिन से वो ऑर्डर इफेक्ट में आ जाएगा, वो ऑर्डर एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरी चीज, सेक्शन 33, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। जो ऑफिसर हमने अपॉइंट किए हैं इस कानून के अंदर, वो वही सारी पावर इंजॉय करेंगे जो उस पोस्ट पे, उस तरीके के पोस्ट पे जो दूसरे लोग, जो दूसरे ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं, जो इंजॉय करते हैं, सेम पावर हम भी इंजॉय करेंगे उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं साकेत कोर्ट में मैं एमएम बन गया, तो साकेत कोर्ट में जो मेरे सेम रैंक पे जो एमएम की पावर होती है वो मेरी भी पावर होगी। सिंपल। सेक्शन 34, अब पावर हमने आपको दे दी तो क्या हम आपसे पावर छीन सकते हैं? बिल्कुल छीन सकते हैं। दैट इज कॉल्ड विड्रॉल। आपसे पावर ली भी जा सकती है। मान लीजिए मैं मजिस्ट्रेट हूं और मेरे को मजिस्ट्रेट से हटा के अब मेरे को दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है, मुझे सीनियर बनाया जा रहा है, मेरे को सीजीएम बनाया जा रहा है, तो जो मजिस्ट्रेट की पावर है मेरे से छीनी जा सकती है। तो सेम चीज, हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी और ऑर्डर पास करने के बाद वो पावर उससे विड्रॉ कर ली जाएगी। ये आराम विड्रॉ करी जा सकती है। अब आती है बात लास्ट सेक्शन, सेक्शन 35, पावर्स ऑफ जजेस एक्सरसाइजेबल बाय सक्सेसर इन ऑफिस। सक्सेसर मतलब होता है कि जैसे मैं आज किसी पर्टिकुलर ऑफिस में एक ऑफिसर था, मैंने ये ऑफिस छोड़ा, तो उसके बाद जो मेरा बंदा आता है उसको हम सक्सेसर कहते हैं, और जो नया बंदा आता है उसके लिए मैं प्रीडेसेसर हो जाता हूं। ठीक है, कि मान लीजिए आज मैं काम कर रहा हूं तो 2021 में मान लीजिए कोई नया ऑफिसर आया तो वो सक्सेसर हुआ और उसके लिए मैं प्रीडेसेसर हुआ। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि लेट सपोज कि आज मैं मजिस्ट्रेट था और मेरे को मेरी ट्रांसफर कहीं और हो गया और नया जो मजिस्ट्रेट आया है, तो जो नया मजिस्ट्रेट आया है वो नया मजिस्ट्रेट मैटर को वहीं से शुरू कर सकता है जहां से मैटर आपका लास्ट वाला मजिस्ट्रेट छोड़ के गया है, जहां से एविडेंस लास्ट वाला मजिस्ट्रेट करके गया है वहीं से उसको चालू किया जा सकता है। ये बात मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इससे जो सक्सेसर इन ऑफिस होते हैं उनके पास वो आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है उनको हर ट्रायल के लिए एकदम फ्रेश ट्रायल करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं 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 पुराना मजिस्ट्रेट ने जो किया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जहां से पुराने वाले जो प्रेडिसेसर्स हैं वो जहां से ऑफिस को छोड़ के गए हैं, नया मजिस्ट्रेट वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। हाँ, अगर नए मजिस्ट्रेट को लगता है कि फ्रेश ट्रायल की रिक्वायरमेंट है या किसी नई इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट है या किसी एडिशनल एविडेंस को लेने की रिक्वायरमेंट है, तो वो मजिस्ट्रेट जो सक्सेसर इन ऑफिस है वो कर सकता है। तो इसके साथ आपका आज का सेक्शन 35 मैंने करा दिया और आज का जो पोर्शन था आपका फिनिश हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। अभी लेटेस्ट ईपीएफओ का एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए आपको लेबर लॉ का एकदम कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं यार, अगर मैंने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे कंटेंट मेरे पास बहुत सारा है पढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।